हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन एमपीपीएससी पे। ये हमारी इकोनॉमिक्स की सीरीज़ है जिसमें हम जो है अपने एमपीपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग चर्चा चल रही है। ठीक है, अगर आप सिलेबस देखेंगे तो इसमें हम काफ़ी टॉपिक्स पे बात कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक अनएम्प्लॉयमेंट है ना, जो हमें वर्तमान में स्टेट गवर्नमेंट में काफ़ी देखने को भी मिल रहा है। और ईयू जो संगठन है वो इसके लिए काफ़ी प्रयासरत है, जो हमारे लिए ही काम कर रहा है एक तरीके से। मगर फिर भी इन्हें समर्थन उस हिसाब से नहीं मिल पा रहा है। चलो ठीक है, वो तो अलग बात हो गई। हम अनएम्प्लॉयमेंट पर बात करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है अनएम्प्लॉयमेंट। अगर ये डेफिनेशन के तौर पे अगर हम देखें, डेफिनेशन के तौर पे हम देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट हमें क्या समझ में आता है, जैसे कि ये दिया हुआ है। एक मिनट, है ना। तो अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली क्या होती है, जैसे कि मान लीजिए कि रोजगार की स्थिति का ना होना ही बेरोजगारी की स्थिति होती है। और जो व्यक्ति और जो व्यक्ति इस बेरोजगारी के दौर में है वो व्यक्ति बेरोजगार कहलाता है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट अकर व्हेन अ पर्सन हु इज एक्टिवली सर्चिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट इज अनेबल टू फाइंड इट। ठीक है, बेरोजगारी कब होती है, बेरोजगारी तब होती है कि जो व्यक्ति काम चाहता तो है कि उसको काम मिले, उसको रोजगार मिले, मगर फिर भी उसे काम नहीं मिलता है। ठीक है, बेरोजगारी का उपयोग अक्सर अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य के रूप में के मापन में भी किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? वो इसलिए भी किया जाता है कि यार लोग बाग काम तो करना चाहते हैं मगर आपकी इकोनॉमी जो है इतना काम दे ही नहीं पा रही है। जैसा कि हमने जीडीपी में भी देखा था, है ना। तो जीडीपी जब हमने देखा था तो जीडीपी क्या करती है, ये बेसिकली ये बताती है कि आपके यहाँ कितना वो हो रहा है, क्या प्रोडक्शन क्वालिटी कितनी है। जितनी ज़्यादा जीडीपी होगी उतना ज़्यादा आपके यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, जितनी कम जीडीपी होगी उतना कम प्रोडक्शन हो रहा है ना। तो इससे मतलब बेरोजगारी का मापन क्या क्या पता चलता है, उससे अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य के बारे में पता चलता है। बेरोजगारी का सबसे लगातार माप बेरोजगारी दर है, जो कि बेरोजगार लोगों की संख्या को श्रम बल की संख्या से विभाजित करके किया जाता है। मतलब इसका सिंपल सा ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट अगर रेट अगर आपको निकालनी है तो वो कैसे निकाली जाएगी, वो ऐसे निकाली जाती है कि अ, जैसे कि मान लीजिए, मतलब इसमें अलग अलग जो सबसे पहली बात तो ये होती है कि जो 14 ईयर है, 14 साल से लेकर के 60 साल तक, ये कहीं कहीं पे 58 भी रहता है ना। तो ये ईयर वो रहती है जहाँ पे आप काम कर सकते हो। ठीक है, और टोटल वर्क फोर्स होती है एक, है ना। एक होती है टोटल वर्क फोर्स और एक होती है ये जो काम पे लगे हुए हैं। अब ऐसा तो है नहीं ना यार कि मान लीजिए कि किसी सोसाइटी में 1000 लोग हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, यानी कि वर्क फोर्स में आते हैं, मगर उनमें से केवल 900 लोग ही को वो मिला हुआ है, रोजगार मिला हुआ है। तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये कैसे निकलता है, इसको डिवाइड करेंगे तो जो भी आएगा, जैसे ये कटा, अब कितना आएगा 0.9, तो 0.9 क्या हो गया आपका, बेरोजगारी दर हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से बेरोजगारी दर निकाला जाता है, यही इसमें दिया हुआ है ना। फिर जो है आगे क्या है, आगे की अगर हम देखें तो ये दिया हुआ है। हाँ, जैसे कि क्या है कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने कैसे बताया है कि अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में अगर आपको पता करना है तो वो कैसे पता चल सकता है। तो इन्होंने कुछ वो दिए हुए हैं कि कौन कौन से क्राइटेरिया हो सकते हैं। जैसे कि ये है कि वर्किंग एंगेज इन एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, एम्प्लॉयड कहलाएगा। सीकिंग और अवेलेबल फॉर वर्क, अनएम्प्लॉयड, काम करना, एक आर्थिक गतिविधि में लगा हुआ है यानी कि रोजगार है। काम के लिए तलाश करना या उपलब्ध होना यानी कि बेरोजगार है। ना तो मांगना है, ना ही काम के लिए उपलब्ध है। ठीक है, चाहिए भी नहीं हमें और है भी नहीं देने के लिए। तो अनएम्प्लॉयमेंट इन्होंने क्या बताया कि अनएम्प्लॉयड वर्कर अपॉन टोटल लेबर फोर्स इंटू 100 अगर आप करोगे तो आपको वो मिल जाएगी कि क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट किसी कहीं पर क्या है। ठीक है, तो आप इससे समझ में आता है आपको। अब यहाँ पे हम ये भी देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या क्या होते हैं। ठीक है, इसमें आपको है ना, एक आता है कि रूरल अनएम्प्लॉयमेंट और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये दिया हुआ है कौन कौन सा है। प्रच्छन्न बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, तकनीकी बेरोजगारी और घर्षणात्मक बेरोजगारी। तो ये जो शुरुआत की दो है, ये मतलब जैसे क्वेश्चन आते हैं 3 नंबर में ये आ चुका है कि ग्रामीण क्षेत्र की बेरोजगारी क्या होती है, तो इसमें आपको इनके बारे में लिखना था, प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी के बारे में। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में आए तो बेसिकली आपका जो फोकस रहेगा वो इन पे रहेगा, किस किस पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे और 6 पे। ठीक है, तो प्रचंड बेरोज अभी हम मेनली आज के लेक्चर में ये देखेंगे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कि अनएम्प्लॉयमेंट के क्या क्या टाइप्स होते हैं। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट में मैंने आपको बता दिया कि इन दोनों के जो हेड रहेगा, इस हेड में कौन कौन से आएंगे।
तो प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है कि ये एक ऐसी घटना है जिसमें वास्तव में ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया जाता है। ठीक है? अब जैसे मान लीजिए कि कोई ये एरिया है, इस एरिया में काम की ज़रूरत केवल 2 लोगों की है मगर 4 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है? 2 लोग काम कर रहे थे तब भी जो प्रोडक्शन है वो 100 हो रहा था, 4 लोग काम कर रहे हैं तब भी प्रोडक्शन जो है वो 100 ही हो रहा है। तो ऐसे में ये जो 2 लोग एक्स्ट्रा यहाँ पर आ गए हैं, वो कौन है? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। यानी कि उनको उनको गाइडेंस ही नहीं मिल रही है कि कहाँ पे उनको लगना चाहिए। इट इज़ अ फेनोमेना, ये 2017 का 3 मार्कर हुआ था इकोनॉमिक्स का एमपीपीएससी का, तो उसमें ये पूछा जा चुका है पहले। ठीक है? इट इज़ अ फेनोमेना वेयरइन मोर पीपल आर एम्प्लॉयड देन एक्चुअल नीडेड। भारत में अगर देखें तो ये हमें अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में दिखता है ज़्यादातर और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। ठीक है? फिर क्या होता है कि सीज़नल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि भाई जैसे हमारे यहाँ समर होता है, फिर मानसून आता है, फिर विंटर आता है, ठीक है? इस बीच में एक स्प्रिंग सीज़न भी आ जाता है जिसको बोल देते हैं, मगर मोटे तौर पे हम इन्हीं 3 के ऊपर बात करेंगे, ठीक है? तो जब मौसमी आता है तो आपने देखा होगा कि कइयों लेबर आती है कहाँ से, बाहर बाहर से आती है, झारखंड से आते हैं, लोग बाग छत्तीसगढ़ से आते हैं, काहे के लिए आते हैं? ये खेतों में धान लगाने के लिए आते हैं, ठीक है? क्या बोलते हैं, जब आपका बरसात का मौसम रहता है, मानसून आता है तब धान लगती है, तो वो लगाने के लिए लोग बाग आते हैं। तो फिर जैसे ही ये मानसून खत्म हो जाता है, ये वापस अपने-अपने क्षेत्र में चले जाते हैं, जहाँ से भी वो आए हुए रहते हैं। तो इस कारण से क्या हुआ, मौसम के चलते उन लोगों को रोज़गार और बेरोज़गार की स्थिति हमें देखने को मिलती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ता है, मौसमी बेरोज़गारी पड़ती है। बोलते हैं इसको। तो क्या लिखा है, ये एक बेरोज़गारी है, जो वर्ष के कुछ निश्चित मौसमों के दौरान होती है। भारत में खेती-हर मज़दूरों के पास साल भर में विरले ही काम होता है। ठीक है? तो ये वही दिया हुआ है कि साल भर में बहुत ही, मतलब ऐसा नहीं होता कि पूरे साल भर वो एम्प्लॉयड रहे हों। ये क्या है संरचनात्मक बेरोज़गारी? ये होती है अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट का एक पार्ट है ये। ये बाज़ार में उपलब्ध नौकरियों और बाज़ार में उपलब्ध श्रमिकों के कौशल के बीच बेमेल होने से उत्पन्न होने वाली बेरोज़गारी की एक श्रेणी है। यानी कि क्या हो गया कि भाई जैसे कि मान लीजिए कि कोई आईटी सेक्टर में है, या फिर मान लीजिए कि कोई अकाउंट्स में इतना काबिल है कि वो सीए है, ठीक है? ये केवल समझने के लिए है, वैसे अगर कोई सीए बन जाए तो कभी बेरोज़गार नहीं रहता। मगर ये मान लीजिए कि किसी फर्म में गया और उस फर्म में उसने अप्लाई किया और उन्होंने बोला कि यार हमारे पास सीए के लिए वैकेंसी खाली नहीं है, अटेंडेंट की फाइल खाली है। अटेंडेंट क्या होता है? पियून होता है एक तरीके से, जो ये देखता है कि कौन आया, कौन गया। ठीक है? अब इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? सीए की है, मगर काम क्या कर रहा है? ये अटेंडेंट का कर रहा है। तो इसके बीच में जो फासला है, वो जो बेरोज़गारी है, वो कौन-सी बेरोज़गारी है? संरचनात्मक बेरोज़गारी है। ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जिसको हम कहते हैं, ठीक है? कि उन्होंने पढ़ाई वगैरह तो इतनी करके रखी हुई है, मगर अब जैसे पटवारी का ही पेपर अगर आप देख लो, ठीक है? कईयों इंजीनियर हैं जो पटवारी बने हुए हैं। जब 17-18 में जब वैकेंसी आई थी पटवारी की, अगर अगर आप उनकी क्वालिफ़िकेशन देखोगे तो क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से उनको पटवारी होना चाहिए था क्या? नहीं होना चाहिए था, उन्हें तो किसी टेक्निकल फ़ील्ड में होना चाहिए था, किसी फ़र्म में होना चाहिए था, किसी महारत्न कंपनी में होना चाहिए था। तो वो जो बेरोज़गारी कहलाती है, वो संरचनात्मक बेरोज़गारी कहलाती है। 3 मार्कर्स में ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप हमेशा इसका ध्यान रखिएगा। साइक्लिकल एम्प्लॉयमेंट ये होता है कि एक साइकिल है, वो चलती रहती है, जैसे कि रिसेशन का पीरियड आता है, ठीक है? फिर इकोनॉमी थोड़ी बढ़ती है, फिर है ना इन्फ्लेशन का पीरियड आता है, फिर फिर से थोड़ी इकोनॉमिक डाउन पे जाती है और फिर रिसेशन का पीरियड आता है। तो ये जो रिसेशन वाले पीरियड रहते हैं, इस टाइम पे जो अनएम्प्लॉयमेंट आता है, उसको हम चक्रीय बेरोज़गारी कहते हैं, ठीक है? क्योंकि वो क्यों हो रहा है? क्योंकि इकोनॉमिक साइकिल के कारण से वो जो एम्प्लॉयमेंट हो रहा है वो जनरेट हुआ है, जैसे कि अभी कोरोना काल में आपने देखने को मिला होगा। ठीक है? इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ बिज़नेस साइकिल वेयर अनएम्प्लॉयमेंट राइजेज़ ड्यूरिंग रिसेशन पीरियड एंड डिक्लाइन विथ इकोनॉमिक ग्रोथ। है ना? यानी कि क्या है कि बेरोज़गारी मंदी के दौर में बढ़ जाती है और आर्थिक विकास के समय घट जाती है। भारत में चक्रीय बेरोज़गारी के आंकड़े नगण्य हैं। यह एक ऐसी घटना है जो ज़्यादातर पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में पाई जाती है। ठीक है? फिर तकनीकी बेरोज़गारी, ये क्या होती है? ये टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट। इट इज़ द जॉब ऑफ लॉस ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में के कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है उसको हम कहते हैं, जैसे कि हाल ही में आपने देखा होगा कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंसी के ऊपर काफ़ी बात चल रही है। ठीक है? अब एक बात ये भी है भाई कि आप ये देख लीजिए कि एक है प्राइवेट सेक्टर, ठीक है? और एक है आपका कौन-सा गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है? अब प्राइवेट सेक्टर को क्या चाहिए? प्रॉफ़िट,
तो ये प्रॉफ़िट लेने के लिए भाई ये तो एआई को रेफ़र करेगा ही ना, बिल्कुल करेगा। और जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट भी मान लो कि अगर इसने बोला कि यार गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि एम्प्लॉयमेंट देना है, ठीक है? एम्प्लॉयमेंट देना है, मगर इसने इंसानों को रख लिया, हम ह्यूमन्स को रख लिया। मगर ह्यूमन्स को रखने से हुआ क्या कि इसको लॉस इंकर हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इसके मुकाबले इसके मतलब तुलना की बात हो रही है। अब जो गवर्नमेंट फर्म रहेगी वो लॉस कब तक झेलेगी? मतलब ह्यूमन एस्पेक्ट क्या को भी अगर अपन आधार रखें तो कुछ टाइम तक 2 साल, 5 साल, 10 साल, इससे ज़्यादा तो वो लॉस झेलेगी नहीं। अभी अगर जैसे आज की गवर्नमेंट देखें हम, आज की गवर्नमेंट तो ऐसी हो गई है कि अगर कोई कंपनी प्रॉफ़िट में है तब भी उसको बेच रहे हैं, जो लॉस में है तब भी उसको बेच रहे हैं। मतलब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहते हैं, है ना? फिर तो अब जैसे ही एआई आएगा, रोबोटिक्स आएगा तो इससे क्या होगा? जो जिनके पास स्किल डेवलपमेंट नहीं है ना? जो स्किली लो हैं, जिनके पास स्किल जो है स्किल लो है, ठीक है? भारत की अगर बात करें जो जो ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं वो लोग हैं, तो इन लोगों की तो एम्प्लॉयमेंट रेट वैसे ही कम हो जाएगा। तो इसके कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, वो कौन-सा होता है? टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है? तो अ, ये हो गया, ये आप 3 नंबर में ध्यान रखिएगा, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट ये तो आ भी चुका है प्री मार्कर में, ठीक है? ये मेरे ख्याल से 2018 में आ चुका है ये वाला। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट को सर्च अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, रिफर्स टू द टाइम लैग बिटवीन द जॉब्स वेयर एन इंडिविजुअल इज सर्चिंग फॉर अ न्यू जॉब और इज स्विचिंग बिटवीन द जॉब, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए ये एक ए है, ठीक है? ये 2 फैक्ट्री है, फैक्ट्री 1 हो गई और ये फैक्ट्री 2 हो गई, ठीक है? अब ये जो है ए इसमें काम कर रहा था जनवरी में, अब जनवरी के एंड में यानी कि 31 जैन को इसने क्या करा छोड़ दिया, इस यहाँ से जॉब छोड़ दी। फिर इसने यहाँ पे अप्लाई करा और यहाँ अप्लाई करने पर इसको 31 अक्टूबर को वैकेंसी मिली, मतलब इसको जॉब मिली। तो ये जो टाइम पीरियड रहा बीच का, है ना? जैसे कि आप बीच में अगर देखोगे तो फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, ठीक है? मई हो गया, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो ये जो 3, 4, 7-8 महीने का जो गैप आया है, इसमें वो अनएम्प्लॉयड रहा है, उसको बोलते हैं घर्षणात्मक बेरोज़गारी। जैसे घर्षण लिखा भी हुआ है, फ्रिक्शन हो रहा है, एक जॉब से दूसरे जॉब में जाने के लिए, ठीक है? तो ये होती है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये आप देख सकते हैं बाकी 1 मिनट मैं स्क्रीन थोड़ी साफ कर देता हूँ तो देखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। द फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जिसको हम सर्च अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं और इन अदर वर्ड्स एन एम्प्लॉय क्या बोलते हैं रिक्वायर्स टाइम फॉर सर्चिंग अ न्यू जॉब और शिफ्टिंग फ्रॉम एग्जिस्टिंग टू अ न्यू जॉब। दिस इनएविटेबल टाइम जो है डिले कॉजेज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। घर्षणात्मक बेरोजगारी को खोज बेरोजगारी भी कहा जाता है। नौकरियों के बीच समय अंतराल को संदर्भित करता है जब कोई व्यक्ति नई नौकरी की तलाश कर रहा होता है या नौकरियों के बीच स्विच कर रहा होता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एक कर्मचारी को एक नई नौकरी खोजने या मौजूदा से नई नौकरी में स्थानांतरित करने के लिए समय की आवश्यकता होती है। ये अपरिहार्य समय की देरी घर्षण बेरोजगारी का कारण बन, ठीक है? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बेसिकली ये टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर मेरा लेक्चर था। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक करें, है ना? मेरा चैनल सब्सक्राइब करें क्योंकि आपको इसमें काफ़ी हेल्प होने वाली है इस चैनल पे। और अगर आपसे ये दोनों भी काम नहीं हो रहा है तो कम से कम मेरी वीडियोज़ को आप शेयर कर दीजिए, ठीक है? इतना तो कर ही सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, हम नए लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू।